नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों से जो सामाजिक सरोकारों से, कला से, संस्कृति से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर हम छत्तीसगढ़ से लेकर आए हैं, बस्तर की, जहां के गणेश पूरे विश्व में विख्यात हैं। क्यों, आइए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को प्रकृति ने भरपूर स्नेह दिया है। यहाँ के घने वन और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। बस्तर को आदिम सभ्यता का गढ़ भी कहा जाता है। खास बात यह भी है कि बस्तर उमा महेश्वर उपासक भी रहा है। यही कारण है कि यहाँ शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की प्राचीन प्रतिमाएं आज भी पाई जाती हैं। यहाँ 3 इंच से लेकर 7 फीट तक की प्रतिमाएं मिली हैं। इन प्रतिमाओं को यहाँ के ग्रामीण भैरव, मावली और दंतेश्वरी माता के रूप में पूजते हैं। यहाँ बारसूर की भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई हैं। 7 फीट की गणेश प्रतिमा को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा का दर्जा मिला है। ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं यहाँ जो न केवल पुरातात्विक महत्व रखती हैं, बल्कि मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना भी हैं। बस्तर में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक चर्चित स्थल है वो है बारसूर, जहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा गणेश प्रतिमा वहाँ पे विद्यमान है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचे स्थान पर 2596 फीट की ऊंचाई पर ढोलकल नामक पहाड़ में गणेश जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा भी 1000 साल पुरानी है। इस प्रतिमा का भी निर्माण भी छिंदक नागवंशी राजाओं ने करवाया था। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, जिस तरह की समृद्ध विरासत पाई जाती है बस्तर में, कला और संस्कृति का बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ की गणेश प्रतिमाएं विश्व विख्यात हैं, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। क्या आज भी इस तरह की प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, और यदि इनको संरक्षित करने की दिशा में क्या कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, और आगे जाके पुरातत्व विभाग द्वारा या संबंधित विभाग द्वारा क्या कुछ इस इलाके की छानबीन की गई, जांच की गई, क्या कुछ सामने आया है? दरअसल ये दंतेवाड़ा जिले के परसपाल गांव के ऊंची पहाड़ियों पर लगभग 2600 फीट के आसपास ढोलकल में ये गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। और पिछले साल इस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित भी कर दिया था। उसके बाद में जो है वो पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको फिर से वो अपनी स्थिति में लाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ केवल पगडंडियों और जंगल के बीच से ही पहुंचा जा सकता है। तो जिला प्रशासन इस पर जो है प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, और शासन की ओर से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद में इसके एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि बस्तर सदियों से शक्ति पूजा का केंद्र रहा है। यहाँ के लोग शिव और पार्वती के उपासक हैं। इसीलिए पूरे बस्तर में जहाँ जहाँ पुरातत्व के अवशेष मिलते हैं उसमें शिव और शक्ति के अलावा गणेश और नंदी के साथ जो है वो नागदेव के मंदिर में मिलते हैं यहाँ। और ये उसी का एक परिणाम है कि ढोलकल के ऊपर में बताया जाता है कि 1000 वर्ष पुराना ये प्रतिमा है गणेश की, और इसको छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये एक तरीके से बस्तर काफी रिच रहा है पुरातत्व के हिसाब से भी और कल्चर के हिसाब से भी। लेकिन ये है कि अब जो इसकी व्यवस्था की जानी है वो सरकार को करनी है, और सरकार कब तक इसको एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी ये समय आने पर पता चल पाएगा। जी राजेंद्र, इन पुरातत्व महत्व की जो प्रतिमाएं हैं और ये हमारी संस्कृति की भी परिचायक हैं और बताती हैं हमारे समृद्ध इतिहास को कि किस तरह से जो हमारी समृद्ध कला है और उनको बनाने वाले हैं कलाकारों ने किस तरह से इनको बनाया, ये तमाम चीज़ों को सहेजने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, और क्या अभी भी इस तरह की प्रतिमाएं या इस तरह के जो हैं स्थापत्य कला के जो नमूने हैं हमें बस्तर में मिल सकते हैं, इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है वहाँ? ये दरअसल कला के हिसाब से अगर बस्तर की तुलना की जाए तो आज भी यहाँ एक से एक कलाकार भरे हुए हैं, चाहे वो टेरिकोटा के हों, बेल मेटल के हों, आयरन मेटल के हों। लेकिन इन कलाकारों की पूछ परख कम होने की वजह से और इनका जो आर्थिक स्रोत है वो ज्यादातर डगमगाया हुआ है। इसलिए जो नई पीढ़ी है
वो इस ओर मुखातिब नहीं हो रही है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोगों का हर्ष उन्होंने देखा है। और जिस तरीके से पुरानी पीढ़ी के लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो नई पीढ़ी जो है इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो उनको मोटिवेट करके और किस तरीके से उनके लिए योजनाएं बनाती है और उनको प्रोत्साहित करती है, ताकि बस्तर की जो कला है और बस्तर की जो संस्कृति है वो यथावत बनी रहे, अक्षुण्ण रहे, और बस्तर की कला की जो आंख है उसको विश्व में भी काफी सराहा जाता है। और बस्तर का टेरिकोटा वगैरह और जो बेल मेटल की मूर्तियां हैं वो तो काफी कीमती मानी जाती हैं और कला के हिसाब से एक बेहतरीन, बहुत अच्छा आदर्श नमूना है। जी राजेंद्र, ये जो आप जैसा बता रहे हैं कि कलाकार जो हैं अब वो आगे आ नहीं रहे, हालांकि टेराकोटा की और जैसे आपने बताया कि गन मेटल की प्रतिमाएं बनाते हैं, और कला यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ की कलाकृतियों को सराहा जाता है पूरे विश्व में। लेकिन बात इन प्रतिमाओं की है जो पुरातात्विक महत्व की हैं, जो प्राचीन हैं, जो हजार साल पुरानी बताई जाती हैं। ये गणेश प्रतिमाएं हैं या शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बस्तर में काफ़ी मिलती हैं। ग्रामीण इनको लेकर क्या कहते हैं और इसको सहेजने के लिए, संजोने के लिए क्या कुछ ग्रामीणों का अपना मत है और क्या सरकार कहती है? देखिए, जहाँ तक टेक्निकली बस्तर का जो कलाकार है काफी साउंड है और उसमें काफी प्रतिभा भी है। और सर चाहिए, हालांकि कहा जाता है कि प्रतिभा अवसर की मोहताज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब तक उसकी संरक्षण नहीं मिलेगा और जब तक राजेंद्र, हम आपको अभी यहाँ रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हेमंत कश्यप हैं, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बहुत काफी उन्होंने काम किया है, तो उनसे हम चर्चा करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हेमंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेमंत जी, ये जो बस्तर की कला है, बस्तर में जो पुरातात्विक महत्व की जो प्रतिमाएं मिलती हैं और जिनको पूजा भी जाता है, जो 12 सुर के गणेश हैं और भी कई प्रतिमाएं हैं इस तरह की, जो जिन्हें देखकर हैरत होती है कि इतने हजारों साल पुरानी ये प्रतिमाएं हैं, किस तरह से इनको गढ़ा गया, किस तरह से बनाया गया। जी जी। तो ये इनको संरक्षित रखने के लिए और विश्व मानचित्र पर इनको लाने के लिए। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। सवाल सुन पा रहे हैं आप हेमंत जी हमारा? जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरा ये कहना था कि ये जो प्रतिमाएं मिलती हैं वहां पर, पुरातात्विक महत्व की जो प्रतिमाएं हैं, आस्था भी इनके साथ जुड़ी हुई है। इन प्रतिमाओं को संरक्षित करने के लिए और विश्व मानचित्र पर इनको लेकर आगे आने के लिए या पर्यटन के नक्शे पर इनको बाहर लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और अभी तक क्या हुआ है आपकी नजर में? जी देखिए, बस्तर में सिंधक नागवंशी शासन था, तब से लेकर 6वीं शताब्दी से लेकर जो मूर्तियां बनी अभी भी बिखरी पड़ी हैं जी। उसमें बारसूर का गणेश है, ढोलकल का गणेश है, अपने आप में महत्वपूर्ण है जी। लेकिन इनके संरक्षण का जो वाजिब जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है जी। और पिछले 20 वर्षों में 200 से ज्यादा मूर्तियां बस्तर की गायब हो चुकी है जी। यानी हेमंत जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये इतनी समृद्ध विरासत जो हमें मिली है वो अब बिखरती जा रही है, इसको संजोने का काम होना चाहिए, तो अब गायब भी होती जा रही है। लोग जो है इसको अपने मतलब के हित साधने के लिए चुरा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तमाम चीजें भी हो रही हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल है जी। और जब हमारा छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो बस्तर से सिर्फ बस्तर के राजमहल को और चित्रकूट की वाटरफॉल सिर्फ वो 2 को ही मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में शामिल किया गया था जी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है और अकेले बस्तर में 25 से ज्यादा दर्शनीय स्थल है, तो जिस हिसाब से पर्यटन के हिसाब से जो काम होना चाहिए था, पुरातत्व संपदा को संरक्षण के लिए जो काम होना था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी को समस्या को दूर करने के लिए जो पर्यटन के माध्यम से बड़ा काम कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा है और इसलिए बस्तर अभी भी उपेक्षित है और बदतर है। हेमंत जी, आप जैसा बता रहे हैं ये चिंता का विषय है कि मूर्तियां गायब भी हो रही हैं, लेकिन खुदाई में जो ये सब तमाम प्रतिमाएं मिली उसको लेकर ग्रामीणों की भी आस्था जुड़ी हुई है, वो भी इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से भी बहुत कुछ किया जा सकता है।
बस्तर के इन इलाकों में, और कई जगह यदि अभी खुदाई की जाए तो बहुत कुछ प्राप्त भी किया जा सकता है इस दिशा में। जी, जितने भी बस्तर में जितने भी दर्शनीय स्थल है वो उसमें से कुछ स्थान पर ही खुदाई हो पाई है। अधिकांश स्थल पर वो प्राकृतिक तौर पर जंगल में पड़ी मूर्तियां हैं, जो ग्रामीणों के माध्यम से या बस्तर दशहरा आने वाले माजी मुखिया के माध्यम से हम पत्रकारों या मीडिया जगत को जानकारी मिलती है और वे लगातार इसको उजागर करते आए हैं। जी, जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग द्वारा कोई सघनता से कार्य नहीं हो रहा है। क्या वजह मानते, जब खबरें प्रकाशित होती हैं, जब चीजें बाहर आती हैं, लोग शिकायत करते हैं, तब तो बड़े हाय तौबा मचाई जाती है, लेकिन इसके लिए कोई एक बेहतर रोड मैप तैयार करके या रणनीति तैयार करके काम क्यों नहीं हो पाता है? हेमंत जी, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? मेरा ये मानना है कि जो जितने भी जिला संग्रहालय जो बनाया गया शासन के द्वारा, वो सिर्फ सफेद हाथी है। वहाँ पुरातत्व विभाग के नाम से सिर्फ वहाँ पे खाना पूर्ति की जा रही है, और दूसरी तरफ जो आर्टिफिशियल जो दर्शनीय स्थल है, जो बाद में राजनीतिक दलों द्वारा या किसी समाज विशेष को लुभाने के जो दर्शनीय स्थल बनाया गया, उनके तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है। जो हजारों साल से बिखरी पड़ी मूर्तियों का जो गढ़ है, जैसे बारसूर को मैं ले सकता हूँ, तमलूर को ले सकता हूँ, भैरमगढ़ को ले सकता हूँ, या ऐसी मूर्तियां बिखरी पड़ी है, इनके संरक्षण का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सरकार सोचती है कि पर्यटन से उनको कोई विशेष सरकार को लाभ नहीं होने वाला है, संबंधित मंत्री को शायद कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो इसलिए उस दिशा में उदासीन है। हेमंत जी, यानी एक मतलब तो ये होगा कि पर्यटन के नक्शे पर बस्तर को किस तरह से लाया जाए, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जरूरत इस बात की है कि ये जो हमारी विरासत यहाँ बिखरी पड़ी है, ये जो हमारी आस्था से भी जुड़ी हुई है, हमारे इतिहास को भी ये चीजें प्रदर्शित करती है, इन्हें सहेजने की जरूरत है, इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई मूर्तियां जो हैं गायब हो चुकी हैं, तो इस दिशा में पहले काम करना चाहिए, पहले इन्हें सहेजना और की जरूरत। जी, हेलो, इन्हें सहेजा पहले जाए, उसके बाद दिशा तय की जाए कि पर्यटन के नक्शे पर कैसे आता है, कैसे नहीं आता है बस्तर। फिलहाल तो इन प्रतिमाओं को संरक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। जी, कि बस्तर का पर्यटन को साथ साथ पुरातात्विक स्थल को गंभीरता से संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर में विश्वविद्यालय खुल गया है और यहाँ पे विभिन्न शोध संस्थान भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो नई पीढ़ी है, यदि बस्तर के पुरातत्व स्थलों को यदि समझाया जाएगा तो एक बस्तर का पुराना इतिहास जो है वो भी सामने आएगा और शोधार्थियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। वही बात है हेमंत जी, आपने जो सवाल उठाया है कि इसका बहुत लाभ होगा, शोधार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये सारी कवायद की क्यों नहीं जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब जानते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है कि मीडिया ने बस्तर को इस तरह से कवर ना किया हो, पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठते आए हैं। अब कारण क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं कि सरकार इस दिशा में मौन है, कुछ करती नहीं है और आगे नहीं बढ़ती? जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बस्तर को नक्सल क्षेत्र के नाम से प्रचारित जो किया गया है जी, उसके चलते यहाँ आने से दहशत में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जबकि इस बात को मैं अपने मीडिया के आपको चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से बस्तर में पत्रकारिता कर रहा हूँ और मुझे जानकारी है कि पिछले बीते 30 वर्षों में नक्सलियों ने एक भी सैलानी को, एक भी पर्यटक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो जो दहशत के माहौल जो बस्तर में बना है उसके कारण सैलानी नहीं आ पा रहे हैं, और मेरे को लगता है सिर्फ सैलानियों की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग है या दूसरे विभाग है वो इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे हेमंत जी आप कि यदि सैलानी आएंगे नहीं तो कमाई नहीं होगी, तो क्यों विकसित किया जाए, यही कुछ ऐसा सोचते होंगे जिम्मेदार जो हैं? हेलो, मेरा ये सवाल था हेमंत जी कि यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर भी दिया जाए इस इलाके को, तो सैलानी ही नहीं आएंगे तो फायदा क्या होगा, यही सोचते होंगे जिम्मेदार, और शायद यही वजह है उदासीनता की उनकी। लेकिन उनकी उदासीनता के फेर में इतनी हमारी जो कहना चाहिए कि इतिहास यहाँ पे दबा पड़ा है या इतिहास बिखरा पड़ा है,
वो जो है नष्ट हो रहा है, गायब हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। यदि पर्यटन स्थल के रूप में बस्तर को ना भी विकसित किया जाए या इस दिशा में और कोई बहुत ज्यादा बेहतर काम ना भी हो, तो लेकिन इस इतिहास को संजो कर रखने के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए वो काम किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि बस्तर में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं युवकों की, जैसे दंडक दल है, बस्तर प्रकृति बचाओ समिति है, बस्तर पर्यटन खोज समिति है। ऐसी जो यहाँ के स्थानीय युवकों की जो टोलियां हैं, जो एक से दर्शनीय स्थलों की खोज करते हुए आपके मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक इनको बस्तर को प्रचारित कर रही है, इनको प्राथमिकता देना चाहिए, न कि उन एनजीओ को प्राथमिकता देना चाहिए जो सिर्फ सरकारी लाभ उठाने के लिए कुछ लोग एनजीओ बनाकर बस्तर को भुला रहे हैं। मैं इस बात के स्पष्ट तौर से फिर से कहना चाहता हूँ कि जिला पुरातत्व समिति द्वारा जो जितने भी कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और इस दिशा में स्थानीय लोगों को लेकर ही पर्यटन की दिशा में गाइड के रूप में या किसी भी तरीके से हम यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दे सकते हैं। एक बात और भी हेमंत जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। यदि इन प्रतिमाओं को दिखा के, ये कला के नमूने दिखा करके कि हमारी देखिए बस्तर की कितनी समृद्ध ये विरासत है और यहाँ पर बिखरी पड़ी है, इनको और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को आपस में जोड़कर भी एक बहुत नया रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि बस्तर के कलाकारों को भी एक बेहतर मंच मिल सके। जी, ये काम भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस्तर में जो दर्शनीय स्थल है उसको चारों दिशाओं को 4 अलग अलग जोन बना के, पर्यटन के केंद्र बना के, उन्हें चिन्हित करके लोगों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि बस्तर में आवागमन के साधनों की कमी है। आपके रायपुर से कई गाड़ियां जगदलपुर के लिए आती हैं, लेकिन बचेली को छोड़ के बारसूर है, चित्रकूट है, तीरथगढ़, जितने भी देश में चर्चित स्थल है, वहां के लिए सीधा कोई वाहन नहीं है। तो जब तक परिवहन की सुविधा नहीं होगी, स्थानीय लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, हम बस्तर को पर्यटन के नक्शे पे मुकाम नहीं दे पाएंगे। चलिए हेमंत जी, देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस दिशा में सोचे और हमारी इस ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखे, ताकि इसे सिर्फ बस्तर के चंद लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इनके दर्शन के लिए बस्तर में आए। बस्तर पर्यटन के नक्शे पर एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे पूरे विश्व में। यही हमारी उम्मीद है। सरकार भी इस दिशा में जो उसे करना चाहिए वो ज़रूर करे, तभी बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपने देखा बस्तर के ये गणेश, आपने देखे यहाँ की प्रतिमाओं के बारे में हमने बताया, और जैसा कि यहाँ के जानकार हेमंत जी बता रहे थे कि क्या कमियां हैं, सरकार की उदासीनता का ही परिणाम है कि यहाँ पर जो समृद्ध विरासत बिखरी पड़ी है वो गायब भी हो रही है। सरकार को चाहिए कि अब जल्दी इस दिशा में कोई कदम उठाए जाएं, ताकि हम अपने इस इतिहास को, इस विरासत को संजो कर रख सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।